मौजूद है हमारे साथ। आप मुझे पहचानते हैं, मैं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे आपसे रूबरू होता रहता हूँ। मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए आज इस प्रेस वार्ता को लीड भी कर रहा हूँ। मेरी बाईं ओर पार्टी के केंद्रीय सलाहकार अमित कुमार गिरी जी, मेरे ठीक दाहिनी तरफ पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और सिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार भाई देवेंद्र नाथ महतो जी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव भाई मार्शल जी, पार्टी के केंद्रीय संगठन महासचिव भाई सूरज जी, पार्टी के सीनियर मेंबर शमसुद्दीन अंसारी जी और पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव श्रवण महतो जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप सबसे रूबरू हैं। साथियों, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में बतौर अध्यक्ष मैं मौजूद था। और इसके अलावा जो 4 और हमारे साथी उस कमेटी में हैं, वो है दिनेश साहू जी, खाजुद्दीन अंसारी जी, पप्पू महतो जी और आलोक कुमार। ये 5 लोगों की कमेटी बनी थी जिन लोगों ने मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया। और इसके अलावा राज्य भर के हमारे जितने सीनियर कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उन लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे और उन सभी के सुझावों को इस मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया गया है। इसलिए ये पार्टी का सम्मिलित मैनिफेस्टो है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, मैं औपचारिक रूप से उन सबका आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि जिस ढंग से हम लोग नीति अपंगता की बात झारखंड के अंदर करते रहे हैं, तो शुरुआत हम लोग नीति से ही कर रहे हैं कि जो स्थानीय नीति है, हम लोग अपने घोषणा पत्र में कुल 75 मुद्दों को छू रहे हैं। इसमें हर क्षेत्र को हम लोगों ने टच करने की कोशिश की है। जहां तक स्थानीय नीति का प्रश्न है, पार्टी का जो कोर इश्यू है 1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर पहले 100 दिन के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। खतियान आधारित नियोजन नीति 90-10 के फॉर्मूला को लागू किया जाएगा। मूल रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। पूर्व में परियोजनाओं के द्वारा अधिग्रहित जमीन जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है, उसे नियमानुसार रैयत को वापस किया जाएगा। सीएनटी और एसपीटी कानून को उनके मूल स्वरूप में सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य गठन की तिथि से सरकार द्वारा नियोजित कर्मियों के कागजात में कमी और फर्जी स्थानीयता प्रमाण पत्र के आधार पर हुई नियुक्ति की समीक्षा होगी। उपायुक्त, जिला विकास पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक के 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और डीएमएफटी के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ति होगी और चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। खतियानी स्थानीय संवेदकों को निबंधन व कार्य आवंटन में प्राथमिकता दिया जाएगा। सिंचाई हेतु प्रखंड स्तर पर लघु सिंचाई योजना स्थापित करते हुए खेती तक पानी को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान योजना की शुरुआत पंचायत स्तर पर की जाएगी। सरकारी एवं प्राइवेट बैंक के सहयोग से महिला समूह, बड़े एनजीओ और स्थानीय उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में एसीबी की टीम तैनात होगी। राज्य ऊर्जा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर बिजली संरचना को मजबूत करते हुए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल जेपीएससी परीक्षा आयोजित की जाएगी। गरीबों के लिए शिक्षा और कृषि ऋण की व्यवस्था 0% ब्याज दर पर होगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और अन्य अनुबंध कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि होगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर और आंगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सरकार एक सीबीएसई स्कूल का निबंधन और संचालन करेगी। सरकारी व निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, बीएड व नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की शिक्षा मुक्त करने की योजना पार्टी की है। शिक्षा परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए जो निरोधक उपाय हैं, उसको बढ़ाते हुए यथासंभव परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आपको पता है कि राज्य की क्या स्थिति है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जाएगी। किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।
मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। कल कारखानों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में उचित संशोधन किया जाएगा। संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का गठन पार्टी बहुत पहले से करती आ रही है। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी आदिवासियों के सरना धर्म कोड का समर्थन करते हुए लागू करवाने का प्रयास करेगी। पेशा कानून 2006 को लागू करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। आदिवासियों के सरना, मसना, जायर स्थान व हटगड़ी जैसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। झारखंड में समता जजमेंट को लागू करना पार्टी की प्राथमिकता है। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चुनिंदा जिलों को आईटी हब के रूप में विकसित करते हुए कंपनियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य की युवा प्रतिभा को पलायन से रोका जाएगा। प्रवासी मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए राज्य के भीतर सभी संभव क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के परिवारों के संरक्षण हेतु प्रवासी मजदूर बीमा योजना शुरू की जाएगी। सभी आवास योजना, इंदिरा आवास, पीएम आवास, अभय आवास में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि जो फिलहाल 1000 है उसको बढ़ाकर 2000 की जाएगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी विधायक अपने वेतन का 75% राशि अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई व बीमार लोगों के इलाज में खर्च करेंगे। निजी विद्यालय शुल्क नियामक बोर्ड का गठन करते हुए हर 2 साल में शुल्क की समीक्षा की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन हेतु मान्यता की शर्तों को लचीला बनाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के संदर्भ में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की समीक्षा होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य में संचालित उद्योगों का प्रदूषण मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग धंधे व व्यापारिक संस्थानों को बेहतर राजनीतिक और कानून व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। गैर मंजूर जमीन की बंदोबस्ती व मालकिनी रैयतों के हितों को देखते हुए तय की जाएगी तथा उक्त जमीनों को गैर कानूनी दखल से मुक्त कराया जाएगा। झारखंड में उपलब्ध बड़े जलाशयों में बृहद मछली पालन योजना को संचालित किया जाएगा। डीवीसी, बीसीसीएल और कोल इंडिया का मुख्यालय हस्तांतरित कर बोकारो या धनबाद में लाने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। परीक्षाओं के पेपर लीक या उससे जुड़ी अनियमितताओं को रोकने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाया जाएगा। पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने के लिए चुनिंदा परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 5% आरक्षण दी जाएगी। आदिवासियों की परीक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। झारखंड न्यायिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए हर परिमंडल में बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। झारखंड के प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक और युवतियों को निजी व अर्ध सरकारी क्षेत्र में उनकी शिक्षा व दक्षता के आधार पर रोजगार की गारंटी होगी। हिंदी सहित झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाले सिनेमा के निर्माता व कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन व संरक्षण दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में व्यापक वृद्धि की जाएगी, जिसमें वार्ड सदस्य को 5000, मुखिया व पंचायत समिति सदस्य को 11000 और जिला परिषद सदस्य को 15000 की राशि दी जाएगी। झारखंड में कार्यरत पत्रकारों को उनके क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के द्वारा आवास और स्वास्थ्य की सुविधा सहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया जाएगा तथा उनके बच्चों के फीस में संबंधित निजी विद्यालयों में 50% की छूट दिलाई जाएगी। जो विभिन्न जिले हैं वहां के आईपीआरडी की सलाह अनिवार्य होगी इस पूरे मामले पर। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जो तेल धामी बोर्ड और माटी कला बोर्ड का जो गठन है उसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड में संचालित मदरसा में शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। झारखंड के स्थानीय महिला उद्यमियों को सरकारी गारंटी पर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज शून्य होगा। सरकारी नियुक्तियों का परीक्षाफल 2 चरणों में प्रकाशित किया जाएगा। पहले दिन
जो 75% या जो तय होगी, जब सरकार बनेगी, जब नीति बनाया जाएगा, तो जो रेशियो तय होगा, कभी हम लोग 90-10 की बात करते हैं, कभी 75-25 की बात करते हैं, तो जब पावर में आएंगे जो उस वक्त तय होगा तो उसके अनुसार ये प्रतिशत होगा। लेकिन पहले दिन स्थानीयता के आधार पर झारखंड के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी और उसके अगले दिन शेष भारत की सूची जारी होगी और उनका परिणाम जारी होगा। 2 भागों में परिणाम को प्रकाशित करने का मकसद सिर्फ झारखंड के युवाओं को अतिरिक्त संरक्षण देना है। अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से लेबर एक्ट में व्यापक बदलाव करते हुए कार्य अवधि को सभी क्षेत्रों में 8 घंटे तक सीमित करेंगे। उसके उपरांत सभी क्षेत्र में ओवरटाइम का चलन समाप्त किया जाएगा। परिणाम स्वरूप पहले से उपलब्ध जो अवसर है उस अवसर में 33% अधिक रोजगार का सृजन होगा। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली वास्तविक योजनाएं जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। खेती की मिट्टी की जांच के उपरांत फसलों का निर्धारण कर किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के संचालन के साथ साथ बेहतर सरकारी जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्थानीय नीति पर आधारित स्पष्ट नियोजन नीति बनेगी। झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड के स्थानीय संवेदकों को 30 करोड़ तक के सरकारी टेंडर दिए जाएंगे। झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27% तक का जो आरक्षण है उसको लेकर हम लोग संकल्पित हैं। डीएमएफटी की समीक्षा करते हुए खनन क्षेत्र के प्रभावितों की जरूरत व सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बृहद कला संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि झारखंड के कलाकारों को प्रोत्साहित व संरक्षित किया जा सके। साथियों, इस पूरे घोषणा पत्र को हम लोगों ने टॉप 10 जो हमारा विजन है, जो पार्टी का जो प्राथमिकता है, उसमें भी हम लोगों ने समाहित करने की कोशिश की है। अगर आप रिकैप जानना चाहें इस पूरे घोषणा पत्र का, तो उसको खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाई जाएगी। प्रभावित रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए विस्थापन, मुआवजा और नियोजन की स्पष्ट नीति होगी। आउटसोर्सिंग को समाप्त करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय बेरोजगारों को बेहतर मानदेय पर नियुक्ति होगी। राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एसीबी की टीम का जिला व प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्ति होगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर व आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की शिक्षा मुक्त होगी। साथ ही सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। सरना धर्म कोड, बेसा कानून का समर्थन के अलावा समता जजमेंट को लागू करना प्राथमिकता होगी। छात्रों एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं के निपटान के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। और साथ ही कुर्मी, घटवार व अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से जो सूचीबद्ध होने की मांग रही है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर नया कॉलम परिभाषित कर विशेष संरक्षण दिया जाएगा। और अंत में क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष का एक विशेष संदेश है राज्य के लोगों के लिए, उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने राज्य की जनता को जोहार कहा है और उन्होंने ये कहा है कि आप सभी झारखंड वासियों से उनकी विनम्र अपील है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ रहे हमारे प्रत्याशियों को कैंची छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें। इस घोषणा पत्र में शामिल संकल्पों का वो पूरा करने का वचन देते हैं और हर संभव सहयोग की वो राज्य के लोगों से और सभी वर्ग के लोगों से वो सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अगर आपका उस पर कोई अगर सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। वो जो ईडीएस और ईडब्ल्यूएस जो अलग कॉलम की बात कर रहे हैं, वो क्या कुर्मी समाज को जो एसटी में शामिल करेंगे उसी के प्रोविजन के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उसको हम लोगों ने ऐसे किया है कि जो कुर्मी, घटवार व अन्य समुदाय जो बार बार जो सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं, पार्टी नीतिगत तौर पर उनके समर्थन में है कि उनको सूचीबद्ध होना चाहिए। उनको हम इनलिस्टिंग करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन जिस ढंग से आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के एक कैटेगरी बना हुआ है 10% रिजर्वेशन को लेकर के, तो उनके लिए भी अलग से कैटेगरी बनाना है और एक नया कॉलम परिभाषित करना है, उनको रीडिफाइन करना है और उनको क्लासिफाई करके उनको संरक्षित करने की बात है। एक और सवाल है, इसमें कहीं भी रोजगार सृजन को लेकर कोई बात नहीं कही? रोजगार सृजन को लेकर के हम लोगों ने 2-3 बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ओवर टाइम को समाप्त करके इमीडिएट जो पहले से रोजगार के अवसर उपलब्ध है उसमें 33% के इजाफे का हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अभी के समय में आपको पता है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां या दूसरी जगह पे जहाँ कहीं भी रोजगार का सृजन हुआ है 12 घंटे का चलन है, उसको कम करके 8 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। चाहे किसी भी तरह का यूनिट हो, अगर प्रोडक्शन यूनिट भी है तो 12 घंटे का शिफ्ट नहीं होगा, वो 8 घंटे का ही शिफ्ट होगा। और अभी जो है कि 12 और 12 24 घंटे का 2 शिफ्ट में
कामगारों को लगाया जा रहा है, जी। उसको समाप्त करके 8 घंटे के 3 ये में, यानी कि सीधा मतलब है कि 33% जो रोजगार है उसमें इजाफा होगा। नहीं, मेरा मुराद ये था, जैसे बीजेपी ने कहा ना भाई कि हम 2,87,000 जो सरकारी पद हैं उसको भरेंगे, उस तरह का कोई डेटा, कोई आंकड़ा उपलब्ध है? भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं, ये हेमंत विश्व शर्मा जी बोल रहे हैं और आपके शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं, जी जी, बाबूलाल मरांडी जी नहीं बोल रहे हैं, हाँ, अर्जुन मुंडा जी नहीं बोल रहे हैं। तो जिन बातों को हेमंत विश्व शर्मा जी बोल रहे हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं, क्यों नहीं बाबूलाल मरांडी जी बोलते हैं या अर्जुन मुंडा जी बोलते हैं? झारखंड का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडर क्यों इन सब बातों पर बात नहीं कर रहा है? उनको बात करना चाहिए या अपने टॉप लीडर से समर्थन करना चाहिए। बाबूलाल तो बोल रहे हैं 1 लाख बढ़ने के पहले ही साल में 1 लाख मोदी जी का भी 2 करोड़ का कॉन्सेप्ट था। बाबूलाल बोल रहे हैं। नहीं, वो मोदी जी का भी 2 करोड़ का कॉन्सेप्ट था, बोलने और करने में फर्क है। 17 साल के शासन में बाबूलाल भी बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, बाबूलाल जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, और उनके टाइम में एक पॉलिसी को लेकर के आए थे, क्या हाल हुआ था उनका? तो बाबूलाल जी क्या बोलते हैं, उनकी अपनी पार्टी नहीं मानती है। अब रही बात कि जिस बात को वो दोहरा रही है, कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, 17 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रही है झारखंड के अंदर, उसमें से 10 साल का टर्नओवर तो ऐसा रहा जब डबल इंजन की सरकार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बचा क्या है? 17 साल के शासन में जब डबल इंजन की सरकार चला करके भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कुछ नया विजन राज्य के लोगों को देने के लिए। और एक बात, जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पूरा 75 पॉइंट का विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 पॉइंट लेकर के वो आए हैं, 5 पंच जिसको हम लोग कहते हैं। उनकी अगर हिम्मत होती तो वो बड़ा विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आते, मगर उनको पता है कि झारखंड के लोगों ने 17 साल तक ठगा है, इसलिए वो कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। राज्य के लोगों ने उनको परखा है। उनका मैनिफेस्टो भी आना बाकी है। नहीं, ठीक है, उनका मैनिफेस्टो आएगा, हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो 5 परपंच फैला रहे हैं और बाहर के जो नेता है वो यहाँ पर झूठ बोल करके जा रहे हैं। उन बातों को झारखंड के जो बीजेपी के लीडर वो नहीं दोहरा पा रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि मन वचन कर्म में एकरूपता नहीं है। चुनाव के बाद ना हेमंत विश्व शर्मा नजर आएंगे, ना शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। जब बाबूलाल मरांडी जी को देना होगा, अर्जुन मुंडा जी को देना होगा। अच्छा, ये 90-10 क्या है, उसको थोड़ा समझा दीजिए। जी, 90-10 का आपने 90-10 को देखिए, जहां तक नियोजन का फॉर्मूले का प्रश्न, हम लोग का पार्टी का ये मत रहा है कि जो भी अवसर उपलब्ध है झारखंड के अंदर, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट के रहे हो, तो हम लोग का झारखंड के लोगों के लिए 90% और सिर्फ भारत के लिए 10%। अच्छा, ये जितने भी बड़े राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कैंडिडेट को कह रहा है कि वोट कटवा कैंडिडेट्स और पार्टी नहीं, उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात की, अगर भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अगर ये कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, आपको पता है कि अब से 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त पार्टी ने 8.5 लाख वोट ला करके एक मिसाल कायम किया। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो गिरिडीह लोकसभा से स्वयं टाइगर जयराम है, लड़े, 3,47,000 का वोट आया। ये सब रिकॉर्ड है। और ये होता ये है कि आपके जो विरोधी है वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग तो कम से कम ऑप्टिमिस्टिक है कि लोगों के चीजों को हम लोग स्वीकार भी करते हैं, और जहां आलोचना करनी है हम लोग वहां आलोचना करते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों से ये पूछा गया कि आप लोग अगर 2-4 सीट जीत करके जाएंगे तो क्या केंद्र सरकार की समर्थन करेंगे क्या? हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि जो फॉरेन का जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति और जो रक्षा नीति है, वह पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन भाजपा के मुद्दों पर हम केंद्र सरकार के साथ नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो जो पार्टी साथ है, बात की कई लोग साथ नहीं, हम लोग मेरिट के आधार पर बात करेंगे, जो सही है उसका समर्थन करेंगे, जो गलत है उसकी आलोचना होगी। कुल कितने मैनिफेस्टो में कितने हैं, टोटल बता दीजिए। टोटल 75 पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा, ये जो आप बीजेपी जो 2100 और जेएमएम जो 2500, इस तरह की योजना आप लोग लेकर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस तरह की योजना की झारखंड के लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जब डॉक्यूमेंट अपने विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि 18 वर्ष से अधिक वर्ग के जो आयु वर्ग के जो युवक और युवती किसी भी परिवार में है, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके रोजगार देने की कोशिश करेंगे। पार्टी का ये योजना है कि अगर पावर में आए या पावर शेयरिंग अगर हुई तो 18-20 हजार की नौकरी उस परिवार को मिले, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। ये कारण है कि हम लोगों ने ये जो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिनाई कर रहे हैं। जो ये आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिनाई कर रहे हैं। वहां जो शोषण हो रहा है, हर एम्प्लॉई से जो 3,000-4,000 का जो कट हो रहा है उसको रोकना है। ये कारण है कि हम लोग डीएमएफटी के तर्ज पे हम लोग जिले के अंदर उपायुक्त के जरिए, डीडीसी के जरिए और श्रम अधीक्षक के जरिए 3 मेंबर कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं।
कि आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को समाप्त कीजिए, स्थानीयता के आधार पर जिले के लेवल पर जो झारखंड के जो अभ्यर्थी है, जो रहने वाले लोग हैं, उनको ये मौका मिले कि जिले में उनकी नियुक्ति हो। आउटसोर्सिंग को खत्म करना है। आज के तारीख में 18,000 अगर 17,000 14,000 मिल रहा है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा और 4,000 अगर कट हो रहा है तो क्यों ना 20,000 22,000 उनको सीधा दे दिया जाए। मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनेगी, जहां उपायुक्त होंगे, डीटीसी होंगे, श्रम अधीक्षक होंगे, समस्या नहीं होगी। हाई लेवल कमेटी होगी जिले की। कितने सीटों पर जीत रहे हैं आप लोग? कितने सीटों पर क्या लग रहा है? कितने? देखिए 76 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार तय किए हैं। सरकार बनाने के लिए 42 की संख्या चाहिए। हम लोग आसान उम्मीद है। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं झारखंड के लोगों से कि सरकार बनाने के लिए टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सत्ता और व्यवस्था को अधिवर्तन करने के लिए हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। सरकार जनता के ऊपर है ये चीज और अभी हम चुनाव में है, बट एक दावा मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जरूर कर देता हूँ कि या तो हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे या फिर हम लोग के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। झारखंड से जो बाहर जो आपने कहा कि 10% उन लोगों को नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा, वैसे में झारखंड में कई जिले में जो है बाहरी लोग भी हैं क्या, तो उन लोग अगर वोट के लिए कहेंगे कि 10% है तो आपको वोट कैसे देंगे? देखिए पार्टी का विजन झारखंड और झारखंडियत को लेकर के टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा है मंचों के जरिए जन जन तक पहुंची है। वो मंचों पर जो बात कर रहे हैं उसी के आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट है। जो बात वो मंच पर बोल रहे हैं वही एक डॉक्यूमेंट है। हम लोग उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। कोई अगर बोलेगा कि आप 1932 से पीछे हट जाइए या 90-10 से पीछे हट जाइए, पार्टी हटने को तैयार नहीं है। यहाँ कोर इशू है, हम लोग अपने कोर इशू के साथ ही बने रहेंगे। बाहर से जो लोग आकर यहाँ झारखंड में बसे हैं वो डरे इस पार्टी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके मन में डर नहीं होना चाहिए। देखिए ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है तो हम लोग आपके माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म पे ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग गैर राजनीतिक है, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग व्यवसाय के अंदर है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बार बार बात करते हैं राजनीतिक अतिक्रमण को खत्म करने के लिए। हम लोग का आम लोगों से क्या लेना देना है? वो भारत के लोग हैं, भारत के वासी हैं, सम्मानित नागरिक हैं। उनका पूरा अधिकार है कि वो रोजगार करें, वो रहे, पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक अतिक्रमण को लेकर के हम लोग इसलिए बार बार बात करते हैं कि उनके कारण सत्ता व्यवस्था डिग्रेड हो रही है। पटरी से अगर झारखंड की व्यवस्था उतरी है तो ऐसे विधायकों और सांसदों के कारण उतरी है। अगर राजनीतिक संरक्षण में अगर ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर ये सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार बात करते हैं राजनीतिक अतिक्रमण को खत्म करने के लिए। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बाहरी सांसद है या बाहरी विधायक है, भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सर्वाधिक उम्मीदवार देती है सांसद और विधायक के लिए, हम लोग उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। हम लोग को राजनीतिक अतिक्रमण से परहेज है। एक आम भारत का नागरिक अगर यहाँ रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है या दुकान चला रहा है, उस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सम्मानित नागरिक है, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दरअसल जो 1932 ऐसा एक शब्द है, ऐसा लफ्ज है जिसको सुनने के बाद बाहरी जो लोग डर जाते हैं। आप उसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसी पर जोर दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सिक्योर फील नहीं करेंगे। उनको आप भरोसा दिलाइए कि भाई आप सुरक्षित हैं, मुतमईन रहिए आप। बिल्कुल, इस बात को हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट हमारे यहाँ स्थानीय नीति बनाने का आधार होगा। उसी के आधार पर नियोजन नीति बनेगी और उसके आधार पर जब नियोजन नीति बनेगी और उसके बाद कौन कौन लोग प्रभावित होंगे, इस बात की चिंता हम लोगों को नहीं करनी है। इस बात की चिंता वो पॉलिटिकल लोग करें जिन लोगों ने वोट बैंक क्रिएट किया है, जिन लोगों ने मैनिपुलेट किया है और जो लोग इस वोट बैंक को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जवाब उन पॉलिटिशियंस को देना चाहिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ये चिंता नहीं है। हम लोग झारखंड के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों की हितों की रक्षा हो और इनका जो हित है ये सर्वोपरि रहे, ये पार्टी की चिंता है।